डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अगर आप स्टेट एजी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, कैविटेशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस एंड सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम फ्लूइड्स का स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स वो सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकें, तो सॉलिड्स हैं वो फ्लूइड्स में इंक्लूड नहीं होंगे। लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। उसके बाद फ्लूइड्स का हम स्टडी करते हैं रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो फ्लूइड का रेस्ट पे जब हम स्टडी करते हैं वो होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। और जो मूविंग फ्लूइड है, जो मोशन में फ्लूइड है, उसकी जो स्टडी करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। उसमें एक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें कि जिस प्रेशर के कारण, जिस फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है उस पर फोकस नहीं करते हैं। हम जस्ट जो वेलोसिटी वगैरह जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं का स्टडी करते हैं। दूसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें हम जो फोर्सेज इस मूवमेंट को कॉज कर रहे हैं, जो प्रेशर फोर्सेज जिनके कारण मोशन हो रहा है फ्लूइड में, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, वो होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके अलावा वो बेसिक सी डेफिनेशन है मास डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो होता है फॉर्मूला इसका मास अपॉन वॉल्यूम। काफी बार इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो मास डेंसिटी है। अगर वॉल्यूम है वो 1 हो गया तो मास है वो रो के इक्वल हो जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम की जो मास डेंसिटी है, यूनिट वॉल्यूम का जो मास है उसी को हम मास डेंसिटी कहते हैं। सेकेंड जो डेंसिटी का पैरामीटर है वो स्पेसिफिक वेट, जिसको वेट डेंसिटी भी बोला जाता है। और जो मास डेंसिटी है, अगर हम उसको जी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है स्पेसिफिक वेट। दूसरा, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि रो जी हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे मास डेंसिटी था पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास था वो मास डेंसिटी है, उसी टाइप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है वो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट के इक्वल होगा। अगर ये 1 हो गया वॉल्यूम तो वेट है वो इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक वेट के। स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं और वेट है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसको काफी बार गामा से भी डिनोट किया जाता है। और मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, इनका जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। किसका इनवर्स है वो आपको यूनिट देख के आइडिया लगेगा। उसके अलावा एक पैरामीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये रेशियो है 2 फ्लूइड्स की मास डेंसिटीज का और स्पेसिफिक वेट का। क्योंकि अगर ρ1 अपॉन ρ2 हम ले रहे हैं वो सेम ही होगा जो स्पेसिफिक वेट है उनके रेशियो का। क्योंकि अगर W1 अपॉन W2 हम लेंगे तो ये होगा ρ1 इंटू जी, ये होगा ρ2 इंटू जी। तो ये ρ1 अपॉन ρ2 इक्वली होगा W1 अपॉन W2 के, जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो फ्लूइड मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर ये यूज होगा। 13.6 होता है। डायरेक्टली भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। फर्स्ट क्वेश्चन है जेके एसएसबी जेई का जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ उसकी डे 3 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ए में बोला है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है, वो ब्रांचेज नहीं है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के। बी में बोला है फोर्सेस कॉजिंग द मोशन आर कंसिडर्ड इन काइनेमेटिक्स, तो ऐसा नहीं है, फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं डायनेमिक्स में, तो ये भी गलत हो गया। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स आर नॉट द ब्रांचेज ऑफ डायनेमिक्स। फोर्सेस कॉजिंग द मोशन आर नॉट कंसिडर्ड इन काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में जो फोर्सेस कॉज कर रहा है मोशन का उसको इंक्लूड नहीं करते स्टडी में, तो डी है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आइडियल फ्लूइड के बारे में। 2 टाइप के फ्लूइड है, बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया फ्लूइड को, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड है
उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, उसमें विस्कोसिटी नहीं होती, उसमें सरफेस टेंशन नहीं होता। और जो रियल फ्लूइड है उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। रियल में देखा जाए तो कोई भी फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फ्लूइड है उस पर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लगाया जा रहा है तो कुछ तो कंप्रेस होगा। वो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं पॉसिबल जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाए फिर भी कंप्रेस नहीं हो, पार्टिकल्स क्लोजन ना आए, ऐसे फ्लूइड्स पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड है ये जस्ट एक थ्योरेटिकल फ्लूइड है जिसको इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि जो कैलकुलेशंस हों वो आसान हो जाए, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड को मानते हैं कि वहाँ पर विस्कोसिटी नहीं है, तो सरफेस टेंशन नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो इन सब अजम्पशंस के कारण हमारा जो कैलकुलेशंस वाला पार्ट होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अब डाउट ये भी है कि आपके माइंड में होगा कि कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर आसान हो रहा है तो फिर एरर भी तो आ रही होगी। तो फ्लूइड के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का हम स्टडी में यूज करते हैं, वहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है वो काफ़ी कम होता है, और उस जो एक्सर्टेड प्रेशर है वहाँ पर उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हम काफ़ी सारे रियल फ्लूइड्स को आइडियल फ्लूइड्स मान सकते हैं, और उसके कारण कोई सिग्निफिकेंट एरर नहीं आती। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि आइडियल फ्लूइड कौन सा है, तो आइडियल फ्लूइड इज द फ्लूइड विच डज नॉट हैव विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो जो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। ये एग्जाम में आया है यूके एसएससी की एग्जाम में, जो 2013 में जेईई का एग्जाम हुआ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कि कोई फ्लूइड है उसके 10 न्यूटन वेट है और उसका वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो वेट 10 न्यूटन है तो इसका मास होगा 10 डिवाइडेड बाई 9.8, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है रो जी। तो W को G से डिवाइड करेंगे तो रो आ जाएगा। 1 लीटर ऑफ फ्लूइड इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो पहले तो हम मास डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका इन्वर्स कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ऊपर आएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, मास हो जाएगा 10/9.8, 9.8 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 0.981 kg पर मीटर क्यूब। अब एक इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको एमसीक्यू एग्जाम में ध्यान रखनी है कि कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है या ऐसे भी कोई क्वेश्चन है, आप हैबिट रखो कि पहले एमसीक्यू के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो। न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन है तो आपको आइडिया हो जाएगा उससे कि आपको कितना एक्यूरेटली आंसर कैलकुलेट करना है, ऑप्शंस है वो कितना दूर दूर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं थी। अगर आप तीनों ऑप्शंस में यूनिट देखो तो मीटर क्यूब में तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो नहीं सकता, या तो मीटर क्यूब पर केजी होगा या मीटर क्यूब पर न्यूटन होगा। तो एक ही ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 4 में पूछा है कि फिजिकल साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जो कि डील करती है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये होता है मैकेनिक्स। अगर फ्लूइड्स का हम रेस्ट और मोशन का स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 में पूछा है कि एक लिक्विड है जिसका वेट 15 किलो न्यूटन है, उसका वॉल्यूम 3.75 मीटर क्यूब है, तो इसका स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करो। तो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा वेट अपॉन मास डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो 15 × 10⁻³ ये हमने किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 3.75, तो आ जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। रो हो जाएगा गामा अपॉन जी, जिसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 407.74। स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 407.74 जो मास डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 1000, तो आ जाएगा 0.407। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में पूछा है कि
स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्सेस विच कॉजेज द मोशन आर नॉट कंसिडर्ड। तो ये होता है काइनेमेटिक्स में, और जहाँ पर फोर्सेस कंसिडर करते हैं वो होता है डायनेमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 7th है, दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है बट ये ट्रैप होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये सॉल्व करने के लिए नहीं दिए गए होते, ये फंसाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। जो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उन पे आप प्रैक्टिस रखो कि जो ऑप्शंस हैं उनको पहले रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा ऑप्शन से कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कितना एक्यूरेटली यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको लगता है इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, टफ कैलकुलेशन है, ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है, अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते आप। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन को फटाफट स्किप कर देना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। अगर आप ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, पहले सारा कैलकुलेट करने लग गए, उसके बाद ऑप्शंस देखते हो तो काफ़ी बार स्किप करना पड़ता है बाद में भी, और टाइम वेस्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया है कि फ्लूइड है, उसकी मास डेंसिटी 789 kg पर मीटर क्यूब है और जी 9.806 है। और ऑप्शंस देखिए आप 0.122, 132, 129, 126। विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है तो इतनी एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर पूछा है, तो ये हो जाएगा जो स्पेसिफिक वेट है उसका इन्वर्स। ये आपको यूनिट से पता चल रहा है कि मास डेंसिटी की फॉर्म में पूछा है स्पेसिफिक वॉल्यूम या वेट डेंसिटी की फॉर्म में पूछा है। तो 789 इंटू 9.806 ये होगी स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, और इसका इन्वर्स करेंगे 1/this, ये आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं कितनी टफ कैलकुलेशन है। आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बट स्किप करने ऐसे क्वेश्चंस आपने जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में पूछा है कि किसी फ्लूइड की वेट डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी, इनका रेशियो है, ये क्या होता है? तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9 में दिया है कि एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, वेट है वो 3 न्यूटन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है मास की फॉर्म में, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास। वॉल्यूम है 2 लीटर, लीटर में यूनिट्स यहाँ पर दी गई हैं ऑप्शंस में, और 3 न्यूटन है तो 3 डिवाइडेड बाई 9.8 ये हो गया मास। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.54, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में दिया है कि 2 फ्लूइड्स हैं जिनके स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो S1 और S2 हैं, तो उनकी मास डेंसिटीज में क्या रिलेशन होगा? 2 नंबर लिए हैं जैसे आपने 2 और 3। अब पूछा है कि इनके इन्वर्स में क्या रिलेशन होगा। अगर 3 है वो 2 से बड़ा है, आप इन्वर्स करोगे इनका 1/2, 1/3 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा वो छोटा हो जाएगा। तो यही है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि S1 है वो स्मॉल है S2 से, तो क्या होगा? D1 विल बी ग्रेटर देन D2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। 11 में पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती? तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि ये रेशियो है मास डेंसिटीज का 2 फ्लूइड की या फिर उनकी वेट डेंसिटीज का, तो ऊपर नीचे सेम यूनिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कोई यूनिट या इसकी डायमेंशन नहीं होगी। प्रेशर की यूनिट्स का कन्वर्जन है, उस पर कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। हालांकि मोस्टली ऐसा यूनिट्स में दिया होता है या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसी यूनिट में दिया होगा जहाँ पे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बट इसके अलावा बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। जो ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है प्रेशर की, उसको पास्कल बोलते हैं। काफ़ी बार ये न्यूटन पर mm स्क्वायर की फॉर्म में भी होता है प्रेशर, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
एक बार इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो बार और एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम से ही है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बड़ी यूनिट है। और एक ही क्वेश्चन आया हुआ है प्रेशर कन्वर्जन का, राजस्थान जेई की जो 2016 में एग्जाम हुई उसमें पूछा गया था कि डिफरेंट ये यूनिट दी गई हैं, इनमें सबसे लिस्ट प्रेशर कौन सा है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो भी यूनिट है इन सब को हम ऐसा यूनिट है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का उसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो हो गया 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। kgf है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 9.8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार इक्वल होगा 10⁻³ बार, और एक बार इक्वल होता है 10⁵, तो ये हो गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी तक तीनों में कंपेयर करेंगे तो ये सबसे छोटा है। बाद में है mm ऑफ मरकरी, तो ये होता है ρgs, तो मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर डायरेक्टली आपको मास डेंसिटी नहीं पता है किसी फ्लूइड की, तो उसको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो मास डेंसिटी है वो आ जाएगी। तो 13.6 इंटू 1000 वाटर की मास डेंसिटी, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंटू g इंटू mm ऑफ मरकरी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो mm को 1000 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे स्मॉल यूनिट हुई वो हुई 1 मिली बार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से भी। तो पहले हम बेसिक समझते हैं कि है क्या विस्कोसिटी। जैसे कि ये दो सिलेंडर्स हैं, इनमें एक में हनी फिल किया हुआ है और दूसरे में वाटर है। इनमें अगर स्टील की कोई बॉल है वो एक साथ यहाँ ऊपर से डाली गई है, सेम लेंथ इनकी सिलेंडर्स की है, तो आप देखोगे कि वाटर में जो बॉल डाली है वो जल्दी से बॉटम पे पहुंचेगी, हनी वाली है वो लेट पहुंचेगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यही विस्कोसिटी है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्राउडेड सा एरिया है, बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे से टच होते हुए बिल्कुल स्पेस नहीं है, और आपको यहाँ से क्रॉस करके इधर जाना है। तो यहाँ से आपको जाने के लिए हर एक को स्पेस बना के आपको उधर से पास करवाना होगा। तो जितना ज़्यादा स्मूथ होगा एक पर्सन का दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में मूवमेंट, उतना ही आपको इधर क्रॉस करना इजी होगा। तो यही सेम यहाँ पर हो रहा है, बॉल पास कर रही है, तो इसके लिए जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड है उसके पार्टिकल्स हैं, उनका रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और वो मूवमेंट जितना स्मूथ होगा विस्कोसिटी उतनी कम होगी। अगर मूवमेंट है वो डिफिकल्ट है, मुश्किल से हो रहा है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है ये, जो कि रेजिस्टेंस फ्लो करती है मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। अब ये ऐसा भी है कि यहाँ पे जैसे बॉल है ये मूव कर रही है, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फ्लूइड खुद मूव कर रहा है, तो भी सेम सिचुएशन होगी कि पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस मूवमेंट का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है एक लेयर का दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में मूवमेंट के लिए, तो विस्कोसिटी कम है। तो ये हो गई जनरल डेफिनेशन। उसके अलावा इसकी यूनिट्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक ये सिंपल सा लॉ है न्यूटन्स लॉ, इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये है कि शियर स्ट्रेस है वो इक्वल होगा विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी वाई। जैसे कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे फिक्स है अपनी जगह, ये प्लेट मूव कर रही है और इसके अंदर फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस y होगा। हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया है यहाँ पे dy। यहाँ पर जो वेलोसिटी है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, उनमें जो वेलोसिटी में डिफरेंस है वो du है। जैसे ये u1 वेलोसिटी है, ये u2 है, तो du हो गया u2 माइनस u1 अपॉन dy। dy है इन दोनों लेयर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया dy
du अपॉन dy हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा टो के इक्वल। टो होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, इसका तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने सोम में समझा होगा, काफी डिटेल में इसको वहां पे पढ़ते हैं। थोड़ी क्लियरिटी अगर आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम उससे हो जाएगी आपको। तो म्यू है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है। ऐसा ही यूनिट है इसकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। टो है ये शियर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस है तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू की यूनिट हमें निकालनी है, डी हो गया मीटर पर सेकेंड, वाई है ये हो गया मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड उधर जाके ऊपर आ जाएगा। तो म्यू की यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये न्यूटन्स लॉ है, और यहाँ पर जो भी फ्लूइड्स इसको फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। और एक और इम्पोर्टेंट यूनिट आपको यहाँ पर याद रखनी है, पोइज होती है एक यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट तो हो गई है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट होती है पोइज। पोइज को आप पैसे से रिलेट करके याद रख सकते हो, एग्जैक्टली नहीं है बट हाँ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट पड़ी है। पोइज तो पोइज पैसे जैसा है, और ये ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड जैसे रुपया है, तो पोइज है वो छोटा होगा। इनमें रिलेशन होता है वो ये होता है कि 10 पोइज इक्वल होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के। काफी बार ये यूनिट दे दी जाती है और स्टूडेंट्स को याद रखने में डिफिकल्ट होता है और वो कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है बस। तो म्यू था, इसको विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी बोला जाता है। और विस्कोसिटी की एक और टर्म होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसके बाद में सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर रो से डिवाइड करें तो ये जो आएगा ये होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसकी यूनिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। जैसे म्यू था, इसकी थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम लिख सकते हैं F इक्वल होता है एम ए, तो kg इंटू ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब हो गया रो का, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा मीटर स्क्वायर और नीचे बचा सेकेंड। तो यहाँ पर भी आपको जस्ट ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली ये यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। काफी बार इनकी डायमेंशंस पूछी जाती हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसी को स्टोक्स बोला जाता है, और इसी को स्टोक्स बोलते हैं। तो इन आपस में आप रिलेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली। मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, सेकंड का कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो 10⁴ हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 10⁴ स्ट्रोक्स। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर चेंज होता है तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आता है। टेम्परेचर चेंज होता है तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी है वो कम होती है। आपने अगर नोटिस किया हो, कभी यूज किया हो, हनी है अगर उसको आप गर्म करोगे तो उसकी विस्कोसिटी काफी कम हो जाती है, थिन हो जाता है और विस्कोसिटी रिड्यूस होती है। और गैसेस में इसका उल्टा होता है, तो याद रखने के लिए तो ये एग्जांपल है। रीजन इसके पीछे ये है कि जो लिक्विड्स हैं उनमें विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण होती है। जो सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उन फोर्सेस के कारण विस्कोसिटी है। जबकि गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है तो वो इंटरमोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के कारण होती है। वहां पे जो पार्टिकल्स हैं गैस के, उनमें मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। जो पार्टिकल है इनमें मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो फोर्स जनरेट हो रहा है और उस फोर्स के कारण विस्कोसिटी हो रही है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जो पार्टिकल्स पहले स्टेबल से थे उनको अब काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो उनकी मूवमेंट बढ़ गई है। तो जो लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी है वो कम हुई है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम हुई है।
और गैसेस के लिए उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी बढ़ गई, क्योंकि अब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो और ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी और ज्यादा होगी। अब फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं हम। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, यूकेपीएससी एई सिविल 2013। डायनेमिक विस्कोसिटी पूछी है, सॉरी डायमेंशन पूछी है डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो यूनिट थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूलेज भी याद रह जाएंगे आपको, जो एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना और दूसरा प्रैक्टिस हो जाएगी तो यूनिट्स डायमेंशंस आप फटाफट इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो न्यूटन का हुआ है m1 L1 T-2, सेकेंड का हो गया T डिवाइडेड बाई L2। तो ये हो गया m1 L-1 T-1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/LT। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है गुजरात की एई के एग्जाम में, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट भी काफी आसान है, पूछा है कि स्टोक्स है वो किसकी यूनिट होती है। तो ये विस्कोसिटी की होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है। यहाँ पर सिर्फ विस्कोसिटी ऑप्शन दिया है तो कंफ्यूजन नहीं है आपको, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। नेक्स्ट में ये डायमेंशन दी है और पूछा है किसकी है। तो फोर्स की तो हमें पता है m1 L1 T-2 होती है। इसमें है m1 L-1 T-2, तो इसमें L2 नीचे आ रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा प्रेशर। तो हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। इसमें पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो इसकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यूनिट होती है। तो डायमेंशन हो जाएगी L2 T-1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 में जस्ट फॉर्मूला पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को रो से डिवाइड करते हैं तो वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो बी आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। इसमें पूछा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप को डिनोट करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो पता है, बट आपने जो पढ़ा है वो ये कि वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का मेंशन किया गया हो। तो ऑप्शंस को देख के उसके हिसाब से आपने कंक्लूजन निकालना है। ए में बोला प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर तो कहीं आते ही नहीं न्यूटन्स लॉ में, तो कैंसिल हो गया। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड वेलोसिटी, तो शियर स्ट्रेस तो इसमें आया ही नहीं, और दूसरा वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट था, तो ये भी कैंसिल हो गया। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी, तो टॉ का वी के साथ में रिलेशन तो नहीं था, तो ये भी कैंसिल हो गया। ए बचता है लास्ट शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। du/dy है, इसको यहां पर बोला गया रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एक तो किसी भी पैरामीटर की रेट की अगर बात हो रही है तो इट मीन्स अपॉन में टाइम आएगा। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हो जाता है। किसी भी पैरामीटर का रेट आ रहा है मतलब नीचे टाइम आएगा, और शियर स्ट्रेन का वो यूनिट होता नहीं है, तो du/dy में भी जो यूनिट होगा वो 1/सेकेंड होगा। तो शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जैक्टली आपने जो पढ़ा है वही वहां पर ऑप्शंस में मिले। तो ए होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 20 राजस्थान जेई का है, जो री एग्जाम हुआ था 2021 में उसका है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, राजस्थान जेई का एग्जाम दिसंबर 2020 में हुआ था, उसके बाद पेपर आउट हो गया था उस एग्जाम का, तो री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया सितंबर 21 में। तो ये उसका क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कौन सा फ्लूइड है जिसमें कि विस्कोसिटी होती है। तो आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती है, रियल फ्लूइड में होती है, और रियल फ्लूइड के ये दो टाइप है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, इन दोनों में ही विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन 21 में पूछा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस कम होते हैं।
और गैसेज में इसका उल्टा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, गलत स्टेटमेंट। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, राइट स्टेटमेंट। गैसेज की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। इसमें पूछा है कि 1 पास्कल सेकेंड में कितने पॉइज होते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पास्कल है, ये प्रेशर की ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको पास्कल बोला जाता है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो था, डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट थी, इसमें न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को अगर पास्कल लिख दें तो पास्कल सेकेंड है, ये ऐसा यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक ग्राफ देखेंगे हम। एक तो कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें यहाँ पर ये उन क्वेश्चंस टॉपिक्स के लिए है जिन पे क्वेश्चंस है वो काफी कम आते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा बल्कि लग रहा है कि हाँ इतना सारा रिमेम्बर करने में डिफिकल्ट होगा, तो आप ये वाला जो स्लाइड्स है उनको स्किप कर सकते हो। आपका सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता है, नया सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप इन वाले स्लाइड्स को जो ग्रीन कलर में जहाँ पर हेडिंग है उनको स्किप कर सकते हो। तो ये एक ग्राफ है जो कि याद रखना है आपको। इसमें मेनली जो आइडियल फ्लूइड है, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बाकी पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टो इक्वल होता है इनमें a du upon dy raised to power n plus b। जो हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात कर रहे थे, जहाँ पे कि ये फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल नहीं होता, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला होता है du upon dy raised to power होगा यहाँ पे कुछ n plus b। मतलब टो है वो du upon dy पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट भी है। तो इनको याद रखने के लिए आप इस तरीके से रख सकते हो कि ये अल्फाबेटिकल हैं। एक तो आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी हमेशा 0 होती है, तो उसमें शियर स्ट्रेस हमेशा 0 होगा। तो इसका ग्राफ तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। उसके अलावा आइडियल सॉलिड की बात करें तो आइडियल सॉलिड है, उसमें du upon dy 0 होगा हमेशा। तो उसमें फिर ग्राफ आएगा वो y एक्सिस के अलोंग आएगा, क्योंकि उसमें जो du upon dy है वेलोसिटी ग्रेडियंट वो 0 है। कोई सॉलिड है को अगर मूव होगा तो होल मूव होगा, उसमें एक लेयर का दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोमेंट नहीं होगा, तो ये du upon dy वाली टर्म है 0 होगी और ये ग्राफ होगा y एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन 23 में पूछा है कि वो कौन सा फ्लूइड है जो कि शियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करता है, जिसमें टो नहीं होता है शियर स्ट्रेस। तो डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन, ये तो सब हमने देखा पिछली स्लाइड में कि इनमें तो शियर स्ट्रेस होता है। तो इनविसिड जो होता है इसमें शियर स्ट्रेस नहीं होता है, इसमें नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी होती है, या फिर इसमें विस्कोसिटी ही नहीं होती है तो शियर स्ट्रेस नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वो रस्सी है, 2 सपोर्ट्स के बीच में ढीली सी बंधी हुई है। यहाँ पे अगर कुछ रखोगे आप तो रस्सी है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जहाँ पे भी कुछ रख रहे हो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। जबकि यहाँ पर सेम केस है, रस्सी दोनों साइड से बंधी हुई है, बट नीचे कोई पर्सन यहाँ पे है और उसने इस रस्सी को स्ट्रेच किया हुआ है। तो अब कहीं पर वो ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये सपोर्ट देगी उस ऑब्जेक्ट को। सेम होता है सरफेस टेंशन में। जो पार्टिकल्स हैं बीच में है, जैसे कि ये कोई पॉट है जिसमें कि कोई फ्लूइड लिक्विड फिल किया हुआ है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो बीच में पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ए है, इसको तो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, तो ये तो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन टॉप पे जो पार्टिकल है, जैसे कि ये सी है, इसके नीचे तरफ ये जो फोर्स लग रहा है इसको तो कैंसिल करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। तो जो भी टॉप के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कि वो नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड हैं, और स्ट्रेच करते हैं किसी को तो टेंशन में होता है वो ऑब्जेक्ट। तो ये जो टॉप सरफेस है ये ऐसे एक्ट करती है जैसे ये टेंशन में है, स्ट्रेच की हुई है, और यही होता है सरफेस टेंशन। किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि ऊपर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो होंगे जैसे एयर के ही हैं, तो उनमें भी फोर्सेज होंगे, वो एडहेसिव फोर्सेज होंगी, बट कोहेसिव फोर्सेज की कंपेरेटिवली बहुत ही कम होंगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ ही आएगा। यहाँ पे एयर है, ये ऊपर की तरफ इसको खींच रही है, लेकिन उन फोर्सेज जो एडहेसिव फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड काफी कम होगा। तो सरफेस टेंशन है, इसको सिग्मा से नोट करते हैं, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। और ये इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड। और जैसा कि हमने विस्कोसिटी के केस में देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो कोहेसिव फोर्सेस है वो कम हो जाते हैं। उसका रीजन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है, तो कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम होगा, कोहेसिव फोर्सेस के कारण सरफेस टेंशन है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड्स में जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होगा। और इसका अपोजिट होता है अगर कोई सोल्ट ऐड करें। सोल्ट ऐड करने पे वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होता है। इसको आप डायरेक्टली याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत केमिस्ट्री से का सा टॉपिक है और इसको हम उतना डेप्थ में नहीं स्टडी करेंगे। एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। उसके बाद डायमेंशन पूछा है, तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो F(L-1). उसके बाद सरफेस टेंशन जो है वो कोई भी बबल है उसको स्टेबल करने के लिए उसको में जो प्रेशर फोर्सेस है उनको इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रेशर की। कोई भी बबल है, एक तो बबल है वो दो टाइप की होती हैं। एक तो जैसे वाटर की कोई बबल है तो उसमें अंदर ही भी वाटर है, पूरा फुल हो रखी है वाटर से अंदर। एक सोप बबल है, सोप बबल में क्या होता है अंदर भी एयर होती है बाहर भी एयर होती है। तो एक तो कोई भी बबल है उसमें दो टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। एक तो प्रेशर फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, उसमें अंदर जो प्रेशर है और बाहर जो प्रेशर है उनमें डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस के कारण एक रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स लगता है, और उस प्रेशर फोर्स को बैलेंस करता है सरफेस टेंशन। क्योंकि बबल स्टेबल है तो कोई तो फोर्स है जो उस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है, वो होता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस के अलोंग लग रहा होता है, जैसे कि ये बबल है तो इसकी ये जो सरफेस है, अगर सोप बबल है तो ये जो बाउंड्री है इसके अलोंग सरफेस टेंशन लग रहा होता है। तो इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाते हैं, 3 फॉर्मूले हैं जो जिनमें भी 2 ही हैं मेनली जिन पे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना है आपको। अब एक तो है सोप बबल और एक ड्रॉपलेट। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल है, काफी सारे लोगों को शायद ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि 4 किस में था 8 किस में था। अगर अच्छे से याद है तो भी एग्जाम में हड़बड़ाहट में होती है मिस्टेक, तो आप इससे याद रख सकते हो। ये सोप बबल है तो उसमें क्या होगा, अंदर एयर है तो एक तो अंदर की तरफ सरफेस है और एक बाहर की तरफ सरफेस है जिसपे सिग्मा लग रहा है। तो सिग्मा ज्यादा है, अभी ज्यादा सरफेस है उस पे सिग्मा लग रहा है, ज्यादा लेंथ है जिसपे सरफेस टेंशन वाला फोर्स है वो लग रहा है। तो फोर्स है वो ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो वो बैलेंस कर रहे हैं। तो जो सोप बबल है उसमें 8 सिग्मा बाई डी होगा और इसमें 4 सिग्मा बाई डी होगा। अगर वाटर की बबल है तो ये जो सरफेस है बाहर, सिर्फ ये सरफेस जो पेरीफेरी है इसके अलोंग ही लग रहा है। लेकिन अगर सोप बबल है तो इसमें अंदर की जो पेरीफेरी है उस पर भी लग रहा है, बाहर की जो पेरीफेरी है उस पर भी सरफेस टेंशन लग रहा है। तो प्रेशर ज्यादा होगा वो सोप बबल में होगा, क्योंकि वहां पे जो सिग्मा है वो भी ज्यादा है, रिजल्टेंट जो सिग्मा सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है। तो ये हो गया सोप बबल का, ये हो गया ड्रॉपलेट का। और लिक्विड जेट का क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हो 2 सिग्मा बाई डी होगा। तो इनके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। क्वेश्चन 26 में न्यूमेरिकल है सरफेस टेंशन का। इसमें दिया है कि कोई सोप बबल है, तो सोप बबल है तो P इक्वल होगा 8 सिग्मा बाई डी के। 40 mm इसका डायमीटर है, D दिया हुआ है। इनसाइड प्रेशर इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो मैंने जो बोला था P यहाँ पर जो टर्म है वो डिफरेंस है अंदर और बाहर के प्रेशर का। तो बाहर तो प्रेशर वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अंदर जो प्रेशर है वो अलग है, वो 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा है एटमॉस्फेयर प्रेशर से। तो P जो होगा दोनों का डिफरेंस होता है अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर का, वो हो जाएगा 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, बस सिग्मा कैलकुलेट करना है। ये PD/8 हो जाएगा, वैल्यू रखनी है और ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 0.0125 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 भी इसकी राजस्थान में जो जेई का डिग्री का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर पूछा है 4 सिग्मा बाई डी होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है प्रेशर इंटेंसिटी है, इनसाइड ए सोप बबल कैलकुलेट करना है जिसकी रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और प्रेशर दिया हुआ है।
तो कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा, दिया हुआ है गामा, दिया हुआ है, सॉरी आर दिया हुआ है, और आर से आप डी कैलकुलेट कर लोगे ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो 7.36 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर प्रेशर में। क्वेश्चन 28 में पूछा है कि सरफेस टेंशन किसके कारण है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, लाइन है, एक जस्ट बुक में दी हुई है और उससे काफी बार क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि सरफेस टेंशन किसके कारण है और कैपिलरिटी किसके कारण है। तो वैसे तो एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस दोनों ही लग रहते होते हैं दोनों ही जगह पे, बट कौन सा ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर होगा। तो जैसे कि ये कोई पॉट है, इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, तो टॉप सरफेस है उस पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, और ये होता है कोहेसिव फोर्सेस के कारण, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया था जहाँ पे सरफेस टेंशन का हमने स्टडी किया कि ऊपर जो वाटर एयर के पार्टिकल्स हैं उनसे एडहेसिव फोर्सेस लग तो रहे हैं बट उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर चाहे यहाँ पर एयर है या चाहे वो वैक्यूम है, फिर भी रिजल्टेंट फोर्स तो डाउनवर्ड ही आएगा और सरफेस टेंशन तो एक्ट करेगा। तो सरफेस टेंशन है वो कोहेसन के कारण है, और कैपिलरिटी जो है वो दोनों के कारण है, एडेशन और कोहेसन। क्योंकि कैपिलरिटी हम आगे पढ़ेंगे एक बार डिटेल में वहां पर, लेकिन अगर कोई दूसरी ट्यूब है वो इंसर्ट करते हो आप किसी लिक्विड के अंदर तो ही उसमें राइज या फॉल होता है। तो जो ट्यूब इंसर्ट की है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, उसके जो एडेसिव फोर्सेज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पर कोहेसन के साथ में। तो कैपिलरिटी दोनों के कारण है, सरफेस टेंशन है वो कोहेसन ओनली, तो सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 29 में पूछा है कि सॉल्ट ऐड करने से वाटर के सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होगा सॉल्ट ऐड करने से, और टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होता है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में पूछा है कि एमकेएस सिस्टम में सरफेस टेंशन को किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स है उसको केजी में डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में इसके एफ लिखा जाता है कि फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो केजी एफ पर मीटर है होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम कैपिलरिटी को स्टडी करेंगे। एक कोई बहुत कम डायमीटर की अगर कोई ट्यूब है उसको हम दूसरे लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो उस ट्यूब में या तो लिक्विड का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये डिपेंड करता है कि लिक्विड है वो कौन सा है और जो हमने ट्यूब ली है वो कौन सी है, मटेरियल की बनी हुई है। दो इसमें कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो काफी जगह यूज होते हैं कि हम लिक्विड है वो वाटर लेते हैं, अगर हम उसमें ग्लास की ट्यूब इंसर्ट करें तो इस तरीके से उसमें राइज होगा। जो पॉट था, कोई बीकर था, उसमें यहाँ तक वाटर लेवल था, वाटर का जो लेवल है वो था, और ये ग्लास की ट्यूब हमने इंसर्ट की तो इसमें वाटर है वो इंक्रीज हुआ वाटर लेवल, और ऊपर की जो टॉप सरफेस है वो इस तरीके से बनेगी। ये आपने देखा होगा अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब आपने अटेंड की है तो उसमें मैनोमीटर्स होते हैं काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में, वेंचुरीमीटर में, ओरिफिस में, तो उनकी रीडिंग आपने देखी होगी। तो वहां पे इस तरीके से होती है टॉप सरफेस। और दूसरा जो एग्जांपल हम लेते हैं वो होता है कि हमने ग्लास की ट्यूब इंसर्ट की है, जो लिक्विड फिल किया हुआ है वो मरकरी है। अगर मरकरी में ग्लास की ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो जो मरकरी का ये लेवल था वो ट्यूब में डिक्रीज होके यहाँ पर आ जाएगा। जो टॉप सरफेस है वो यहाँ पर जो बन रही थी उसका जस्ट उल्टा बनेगी इस तरीके से, और डिक्रीज होगा जो लेवल है वो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 से कम होगा और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 से ज्यादा होगा। ये कब होता है? जब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो। एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से। तो ये जो ट्यूब है इसका जो एडहेसिव फोर्सेस है वाटर के साथ में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो वाटर था उसको ऊपर खींच लिया इसने। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि इस केस में हुआ, तो उस केस में ये वाटर लेवल मरकरी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। 3 पॉइंट हुए, अगर कोहेसिव फोर्सेज है वो ज्यादा है तो डिक्रीज होगा लेवल, और एंगल है वो 90 से ज्यादा होगा। अगर एडहेसिव फोर्सेज ज्यादा है तो लेवल है वो इंक्रीज होगा और जो एंगल है वो 90 से कम होगा। और एग्जांपल हो गए ग्लास की ट्यूब, एक बार मरकरी में इंसर्ट कर रहे हैं, एक बार वाटर में। मेरे अकॉर्डिंग आप डेरिवेशन के बजाय डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें तो ज्यादा इजी होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा।
काफ़ी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम डिराइव कर लेंगे, बट एग्जाम में टाइम नहीं रहता और फिर प्रॉब्लम होती है उसके कारण। तो एच का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, और ये है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिलरिटी होता है दोनों के कारण होता है, सरफेस टेंशन होता है वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। क्वेश्चन 32 में राइज और फॉल का फॉर्मूला पूछा है, तो ये होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, इसमें दिया है कि कैपिलरी राइज है किसी ट्यूब में जिसका डायमीटर 2 mm है, वो 4 सेंटीमीटर है। राइज कितना होगा अगर डायमीटर है वो कम करके 0.2 mm कर दिया जाए? तो एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, जितना डायमीटर डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो कैपिलरी राइज है वो इंक्रीज होगा। तो एच प्रोपोर्शनल टू है 1/d के, तो h1d1 विल बी इक्वल टू h2d2। तो यहाँ पे इस तरीके से आप h2 कैलकुलेट करोगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 34 है, ये कैपिलरिटी पे है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये आर्गोर के किसी भी सब्जेक्ट के मेरे सॉल्यूशंस देखे हैं तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे इजीली। मैंने काफ़ी बार ये ट्रिक बताई है कि आपको जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करना है, इवन थ्योरेटिकल में भी यूज़ कर सकते हो ये ट्रिक। पहले एक बार ऑप्शंस को रीड आउट करो फिर क्वेश्चन को करो। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो दो तो ऐसे ऑप्शन है जो कि यूनिटी सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चे ऐसे 2 ऑप्शन जो कि कितने ज़्यादा दूर दूर हैं। बहुत ज़्यादा रफली कैलकुलेट करोगे तो भी आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो, तो आप कर लोगे। अगर आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा फिर आप देखोगे सारा अच्छे से, ये डेटा दिया है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कोस ये 25 डिग्री दिया हुआ है, फिर मुझे फॉर्मूला लगाना है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी का। अब कोस 25 डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाऊं? फिर क्वेश्चन में टाइम वेस्ट भी हो रहा है, कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। एग्जाम में इस तरीके से सिचुएशन अगर बार बार होती है आपके साथ कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें उलझ रहे हो, बिना सोल्व किए फिर आगे जंप कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस कम होता है, टाइम मैनेजमेंट भी करता है, हड़बड़ाहट होती है थोड़ी। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये मैंने एग्जैक्टली किया है बट आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 में दिया है कि कोई कैपिलरी ट्यूब हमें यूज़ करनी है, उसमें जो कैपिलरी राइज है वो 0.4 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, सरफेस टेंशन है वो इतना है। तो कितना डायमीटर लें कि ये 0.4 mm से ज़्यादा कैपिलरी राइज एक्सीड ना करे? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा डी 75 मीटर। यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है और जो हमें यूज़ करना है वो वाटर के लिए करना है, तो इनके लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, अभी काफ़ी सिंपल सा एक टॉपिक है, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। सो में आपने पढ़ा होगा यंग्स मॉड्यूलस, तो वैसा ही बल्क मॉड्यूलस है, ये वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आ रहे उसको रिलेट करता है। बल्क मॉड्यूलस ई जो था वो था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वहाँ पर हम लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो नीचे तो आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और ऊपर आ जाएगा स्ट्रेस। अब किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वॉल्यूम चेंज करना है तो उसमें हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जो फ्लूइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पी, तो चेंज इन प्रेशर और उसके कारण वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन आया। तो ये तो हो गया बल्क मॉड्यूलस। इसका इन्वर्स अगर कर दें हम, इसको उल्टा लिख दें, ऊपर डेल वी अपॉन वी लिख दें और नीचे डेल्टा पी लिख दें, तो ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है, तो ये आपस में रिलेशन हो गया इनका, कंप्रेसिबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/k और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और ये फॉर्मूले है वो याद रख सकते हो आप, कोई सा भी एक रख सकते हो और रखना भी नहीं है। अगर बल्क मॉड्यूलस आप उससे यंग मॉड्यूलस से रिलेट करोगे तो पता ही है, ऊपर स्ट्रेस आएगा नीचे स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेस की जगह यहाँ पे प्रेशर आएगा क्योंकि फ्लूइड की बात हो रही है। क्वेश्चन 36 है, इसमें दिया है कि जो रेशियो है चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 80 में पूछा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ में जो रेशियो है, तो ये होता है बल्क मॉड्यूलस या कंप्रेसिबिलिटी, तो बल्क मॉड्यूलस तो यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन 37 में पूछा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है
उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ जो रेशियो है ये क्या होता है, तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी, इनवर्स होता है बल्क मॉड्यूलस का, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 में पूछा है कि प्रेशर को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो बल्क मॉड्यूलस है लिक्विड्स का, उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो जो यंग्स मॉड्यूलस था सॉलिड्स में वो तो कांस्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड्स के लिए बल्क मॉड्यूलस है कांस्टेंट नहीं रहता। इसका रीजन ये है कि जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं ये काफी दूर दूर है, कुछ प्रेशर हमने एग्जर्ट किया, पार्टिकल्स से वो पास पास आ गए। तो अब अगर हम प्रेशर लगाएंगे, सेम चेंज इन प्रेशर करेंगे, तो उसमें जो रिडक्शन होगा वॉल्यूम में वो कम होगा, क्योंकि पहले पार्टिकल काफी दूर थे तो वॉल्यूम में रिडक्शन था वो काफी ज्यादा हो रहा था। अब पार्टिकल्स पास पास आ गए, ज्यादा स्पेस बचा नहीं है कंप्रेस होने के लिए, तो अब पार्टिकल्स कंप्रेस कम होंगे। और जो बल्क मॉड्यूलस था वो था प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिक्रीज होगा तो बल्क मॉड्यूलस है वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ने के साथ में कंप्रेस करना पार्टिकल्स को डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास पास आ गए हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिक्रीज होगा और उसके कारण बल्क मॉड्यूलस है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, कंप्रेसिबिलिटी है वो किसका इनवर्स है, तो ये है वो बल्क मॉड्यूलस का, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, कैविटेशन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है, एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। बस कोई भी लिक्विड है उसको हम गैस में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। एक तो जो आपके माइंड में आता है वो है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, इसी पर हम इसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसमें प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर दें। अगर लिक्विड्स पे प्रेशर रिड्यूस कर दें तो रूम टेम्परेचर पे ही वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। वाटर है उसका वेपोराइजेशन हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। यही कंसेप्ट है कैविटेशन के पीछे। कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी जो बर्नौलीज थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ये कांस्टेंट रहता है P/W + V² / 2G + Z। अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे केसेस पे टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी है, तो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ने के कारण प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया, और ऐसी कंडीशन बनती है कि प्रेशर है वो जो वेपोराइजेशन के लिए प्रेशर चाहिए होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है उतना कम प्रेशर हो गया है अभी। तो इसके कारण जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया अभी वेपर में। अब क्या होगा, जैसे जैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें वेपराइजेशन हो गया, तो बबल्स आ गई बीच बीच में, लिक्विड था वो वाटर था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बबल्स भी साथ साथ में फ्लो होती रहती हैं, और एक जगह कहीं पर कोई ऐसी जगह आती है फ्लो सिस्टम में जैसे कि पंप से टरबाइन वगैरह, कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर जहाँ पे बढ़ रहा है वहां पे एकदम से ये कोलैप्स होती हैं, और इनके कारण एक इफेक्ट आता है कैविटेशन। ये जो वेपर की बबल्स हैं ये जो कोलैप्स हो रही हैं इसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्रेशर आएगा जो मशीन्स हैं, हैंडलिंग मशीन्स उन पे, और इसके कारण जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उनमें इरोजन भी हो जाता है, कैविटीज बन जाती है उनमें। इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट प्रेशर होता है वो बबल्स के कोलैप्स होने के कारण। अब क्वेश्चन आता है कि कैविटेशन क्यों होता है, तो कैविटेशन की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई। जब प्रेशर है वो इतना कम हो गया कि वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया। प्रेशर इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये रीजन है, इनमें से आपको कोई रीजन एक ऑप्शन में मिलेगा कि वेपोराइजेशन हो गया, वो इसलिए हुआ कि लिक्विड्स जो है उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्रेशर है वो कम हो गया। तो ये कैविटेशन का कारण है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। इसमें पूछा है कैविटेशन क्यों होता है, पाइप्स में होता है या हार्डलिंग मशीन्स वगैरह में होता है, पंप टरबाइन में। तो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर को अप्रोच कर लेता है और वेपोराइजेशन हो जाता है उसका, इसलिए होता है। क्वेश्चन 41 है, कैपिलरिटी के टॉपिक से है, और हम ऐसे काफी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं पहले भी, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आप इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर है वो नीचे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। इसमें पूछा है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है वो टेम्परेचर चेंज के साथ कैसे इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कोएसिव फोर्सेस कम होते हैं,
तो जो सरफेस टेंशन है वो भी कम होगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 में पूछा है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं वो स्फेरिकल क्यों होती हैं। ये सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। सरफेस टेंशन का टॉपिक जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमने देखा था कि जो टॉप पे पार्टिकल्स है उन पे इस तरीके से नीचे की तरफ इनवर्ड्स एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो अगर बबल कुछ इस टाइप से तो इनवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके कारण ये श्रिंक होगी, इसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा जब तक ये स्फेरिकल शेप ना ले लेगी, क्योंकि जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो स्फेयर का होता है। डिफरेंट अगर शेप को हम कंसिडर करें तो स्फेरिकल शेप है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो ये जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण ये इसका सरफेस एरिया रिड्यूस कर करके इसको स्फेरिकल शेप पे ला देगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। सेम 42 था वही है, वो ग्राउंड वाटर के डिपार्टमेंट के लिए था और ये वाइस प्रिंसिपल कारपेसी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसमें आया हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 45 में सिंपल सा है, इसमें पूछा है कि फ्लूइड है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कौन सा फ्लूइड है जिसके लिए म्यू कांस्टेंट होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड है जिसके लिए म्यू है वो कांस्टेंट होता है और जो ग्राफ होता है du/dy और टॉ के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। इट मीन्स जो म्यू है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर की और जो एयर की डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उनमें क्या रिलेशन है। तो वाटर की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है तो वो ज्यादा होती है एयर से, लेकिन जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू, इसको डिवाइड कर देते हैं रो से। अब वाटर के कंपेयर में अगर हम एयर का रो लें तो एयर का रो तो बहुत ही कम होगा। रो ऑफ एयर विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रो ऑफ वाटर, और ये जितना छोटा होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी तो ज्यादा होती है वाटर की, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती है एयर की। क्यों? क्योंकि इसका रो है वो बहुत छोटा है, मास डेंसिटी बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।